जैसे नेपाल में ये इस तरीके का उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है, तो इसमें सर आप कैसे देखते हैं कि भाई भारत में भी क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती अभी जैसे पाकिस्तान पर उसके आरोप लगे थे कि हमारे देश के नागरिकों पर धर्म पूछकर उन्होंने हमला किया था, और उसके बाद वर्तमान सरकार अभी जो है वहां के बीसीसीआई अध्यक्ष वो फैसला ले रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसके साथ हमारी टीम इंडिया का मैच करवाया जा रहा है। इसका लोग और जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवार बाइकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ लोग, जैसे हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा समझ रहे हैं, तो ऐसे प्रचार के कोई मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं, तो वहां पे तो रैलियां बड़ी होती है, लेकिन इस तरीके से लोगों के साथ में जातिगत वहां पर हिंसा हुई तो इस विषय में नहीं गए, तो इसमें विशेष क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना के वर्तमान जो विधायक हैं सुरेश मोदी जी। ऐसा देश में वर्तमान ज्वलनशील 2 से 3 मुद्दे हैं जिन पर देश के युवाओं का एक प्रतिक्रिया है, कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं देश की वर्तमान स्थिति को लेकर, वर्तमान राजनीति में किस तरीके के हालात बन रहे हैं। जैसे मैं बात करूं 2 से 3 मुद्दे हैं। एक तो जो नेपाल में हुआ, नेपाल में वहां के सत्ताधारी जो पार्टी के प्रधानमंत्री हैं उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी कैसी स्थिति परिस्थिति क्यों बनी और इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या देश में भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है, ऐसे कुछ सवाल जवाब होंगे। एक विषय है प्रधानमंत्री मोदी का जो है मणिपुर दौरा। आखिर जब हिंसा हो रही थी 2 साल तक, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस विषय में कुछ बोला तक नहीं, वहां जाना तो दूर की बात, जबकि विदेशों में 46 के लगभग उन्होंने यात्राएं की। क्या विदेश से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के देशवासियों से भी? इसके अलावा एक मुद्दा ये भी है, अभी बाइकआउट कर रहे हैं लोग, जैसे पाकिस्तान के साथ में टीम इंडिया का मैच करवाया गया है, एशिया कप में आज मैच चल रहा है। इस विषय को लेकर लोगों का आक्रोश है कि जिन लोगों ने, जिस देश के लोगों ने हमारे ही देश के लोगों को धर्म पूछकर उनके सीने पर गोलियां दागी, तो उसके साथ में हमारे ही जो है टीम इंडिया का मैच करवाया जाना कितना उचित था, इस विषय में हम बात करेंगे। तो विधायक साहब, आपका मैं स्वागत करूंगा नीम का थाना मीडिया चैनल पर। धन्यवाद। जैसे मुद्दे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मणिपुर में दौरा हुआ, तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं? जैसे जब 2 साल तक वहां पर हिंसा होती रही, तो मोदी जी ने दौरा करना तो दूर की बात, उस विषय में कुछ विशेष टिप्पणी तक नहीं करना उचित नहीं समझा। देखिए, पूरा देश और खास तौर से कांग्रेस पार्टी जी 23 महीने पहले ये हिंसा 23 महीने से चल रही है जी। मोदी जी से बार बार आग्रह कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है, आप वहां पे जाइए, आप वहां की परिस्थिति देखिए और इसका समाधान निकालिए। लेकिन मोदी जी को तो विदेश यात्रा ज्यादा सूट करती है बजाय मणिपुर के। कहीं भी देश में इस तरह की परिस्थिति होती है, मोदी जी वहां पे नहीं जाते, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे युवाओं के आंदोलन हो, चाहे मणिपुर जी। और जानबूझकर ऐसे समय में वो विदेश चले जाते। आज 23 महीने बाद वो मणिपुर गए हैं और क्या परिस्थितियां बनी है वहां पे, लोगों का कितना आक्रोश है, मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन जो आक्रोश उनको जनता का वहां पे झेलना पड़ा है वो चोरी छुपे सब लोगों तक पहुंच रहा है और सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ वहां पे वातावरण बनाया। निश्चित तौर पे उनका गुस्सा जायज है, वहां के लोगों का। जो प्रदेश देश का मुखिया है वो अगर उनकी खैर नहीं लेगा, वो उनकी परवाह नहीं करेगा ऐसे समय में, तो फिर उसका मतलब नहीं जी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार ये मुद्दा संसद में भी उठाया, मीडिया में उठाया, मांग की कि मोदी जी मणिपुर की तरफ देखिए, मणिपुर जाइए, लेकिन मोदी जी पे कोई असर नहीं पड़ा। आज मोदी जी जब अब मणिपुर गए हैं, इतने साल बाद, 2 साल, इतने महीने बाद जाने पे उस बात का कोई असर रहता नहीं है।
न आप अब इस उस समस्या का कोई निदान कर सकते हैं। जो समय बीत गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। मणिपुर की जो अनदेखी उन्होंने करी है, जो उदासीनता उसके प्रति दिखाई है उन्होंने, ये बहुत गलत कदम। जी, जैसे कई बार लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी का कोई केवल चुप्पी रहती है। लेकिन अब जैसे इस विषय में हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ लोग, जैसे हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रचार के कोई मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं, तो वहां पे तो रैलियां बड़ी होती हैं। लेकिन इस तरीके से लोगों के साथ में जातिगत वहां पर हिंसा हुई, तो इस विषय में नहीं गए। तो इसमें विशेष क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी वहां मणिपुर गए नहीं। इसके अलावा मोदी जी ने इस घटना पे कोई टिप्पणी, कोई जबान अपनी खोली नहीं। मीडिया ने सवाल पूछे, विपक्ष ने सवाल पूछे, सभी लोगों ने पूछे मणिपुर के बारे में, लेकिन उन्होंने मणिपुर के बारे में कोई भी शब्द उन्होंने नहीं कहा अपनी जबान से। तो निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हो कि मोदी जी प्रचार करने के लिए तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के सारे कार्यक्रम छोड़ के, जिस वक्त पहलगाम पे सारे पार्टियों की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को छोड़ के और वो प्रचार करने को उन्होंने महत्व ज्यादा दिया, उसको प्रायोरिटी उनकी ज्यादा थी, तो वहां तो चले गए। और वो जो सर्वदलीय मीटिंग थी उसमें आना उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। तो इसलिए मोदी जी की तो हमेशा से ये प्रचार जो है ना, यही उनका वो पसंदीदा विषय रहा है और हमेशा इसी को वो महत्व देते हैं। जी सर, जैसा आपने प्रचार पहलगाम की चर्चा भी की है, तो पहलगाम का भी एक मुद्दा अभी हाईलाइट है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा हम देख रहे हैं कि पहलगाम में अभी जैसे पाकिस्तान पर उसके आरोप लगे थे कि हमारे देश के नागरिकों पर धर्म पूछकर उन्होंने हमला किया था। और उसके बाद वर्तमान सरकार अभी जो है, वहां के बीसीसीआई अध्यक्ष वो फैसला ले रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसके साथ हमारी टीम इंडिया का मैच करवाया जा रहा है। इसका लोग और जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवार बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो क्या ऐसे समय में हमें उस देश से मैच करने की जो है आवश्यकता कितनी थी, या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए था? कैसे देखना चाहिए था? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। आज ही वो मैच दुबई में हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का। जी, पूरे देश के लोगों की भावना जो है पाकिस्तान के प्रति कैसी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। जी। और पहलगाम की जो घटना हुई है, पूरे विश्व ने ये मान लिया कि उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। स्वयं पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने ये माना है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो जब ऐसी बड़ी घटना एक देश कर रहा है, हम उस देश के साथ हाथ मिला के और उससे मैच खेल रहे हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए, जिन लोगों ने भाग लिया, उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, इसको आप कल्पना कर सकते हैं। उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री जी के पुत्र जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और इसलिए वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। पूरे देश की भावना की वो कदर नहीं कर रहे हैं। पूरा देश इस बात के खिलाफ है। मैं स्वयं ये मानता हूं कि ये मैच नहीं होना चाहिए था भारत पाकिस्तान का, और भारत को इसका विरोध करना चाहिए था, इसको बाइकआउट करना चाहिए। जी, इसमें एक छोटा सा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि खेल को राजनीति से खैर अलग रखा जाता है, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर खेल से भी जुड़ी हुई कहीं ना कहीं अब मैं ये समझूं कि देश की सुरक्षा से भी बढ़कर खेल को समझा गया, तो ये कितना उचित है? जैसे देश की सुरक्षा को आंच आई थी, उसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई इस मैच को देखने के तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, देश की सुरक्षा पहले है या फिर खेल? देखिए, राजनीति तो खेल में आई गई। जब अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है, तो राजनीति तो अपने आप ही उसमें खेल में आ गई। और जब राजनीति खेल में आती है, ये तो राजनीति का विषय नहीं है, ये तो देखिए आप हिंदुस्तान के लोगों के अंतरात्मा का विषय है। हर व्यक्ति जो है इस बात से दुखी था, पहलगाम की घटना से बहुत दुखी था। और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे
शहीदों की जो सैनिक परिवार थे उनकी शहादत हुई, तो उससे भी पूरा देश बड़ा दुखी था, स्तब्ध था। और खास तौर से उन जो बात आपने भी कही और मैं भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने धर्म पूछकर उन लोगों को टारगेट किया जो टूरिस्ट थे, उनको उनका धर्म पूछा गया कि आप किस धर्म के हो, और उस धर्म के आधार पे उनकी हत्या की गई जी। तो निश्चित तौर पे एक ये बहुत ही घिनौना कृत्य पाकिस्तान ने किया था, और इसके जवाब में हमको ये मैच कतई नहीं कराना चाहिए था। पूरा देश और प्रधानमंत्री जी स्वयं ही कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, आगे फिर युद्ध की तैयारी हो रही है, हम चौकस हैं, पाबंद हैं, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं हो। आप अपने सहयोगी के, अपने मित्रों के हिसाब से चलते हो, आपको देश की कोई परवाह नहीं है। जिस तरह से आपको मणिपुर की कोई परवाह नहीं थी, इसी तरह से आपको इस बात की, देश की भावना की कोई परवाह नहीं। जी, खैर ये दो मुद्दे हुए राष्ट्र से जुड़े। अब हम राज्य पे आते हैं। एक मुद्दा है ज्वलनशील। जैसा हम देख रहे हैं कि झालावाड़ में कुछ दिन पहले एक स्कूल की छत गिरी। वहां पर सरकार को जो जिन जिम्मेदार कर्मचारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं सही मायने में नहीं हुई। और मुआवजे के तौर पर जैसे 7 बच्चे वहां पर मारे गए, मुआवजे के तौर पर उन्हें बकरियां दी गई। ये बड़ी विडंबना का विषय है कि इस तरीके का पहली बार फैसला कहीं ना कहीं सुनने को मिला कि कोई का बच्चा जो है खत्म हो जाए, बच्चा जो है मारा जाए बेमौत स्कूल की छत गिरने से, और उनके परिवारजनों को केवल बकरी मुआवजे में दे दी जाए। कितना न्याय संगत है? इसको लेकर अभी चर्चा में रहे नरेश मीणा वर्तमान में आज भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि किसी ऐसे दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजे के रूप में बकरियां दी गई। लोगों का ये कहना है कि वहां पे वो जो संख्या थी मृतकों की, वो 7 थी, 2 नहीं थी, 7 थी। जबकि मुआवजा प्रशासन ने 5 लोगों को तो ऊपर की ऊपर निपटा दिया, 2 लोगों को मुआवजा वहां पे दिया गया जी। और मुआवजे में बकरी देने का तो मैंने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं कि बकरियां किसी मुआवजे में दी गई। उनका जीवन जो है किस तरह से तोला जा रहा है, बकरियों की कीमत से उनके जीवन की कीमत लगाई जा रही है, तो बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही गलत है। और राज्य सरकार ने ये कदम बहुत गलत उठाया है। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सरकार को जगाने का प्रयास किया। जी, अब एक इंटरनेशनल मुद्दे पे हम जाएंगे। जैसा नेपाल के हालात बने, अभी नेपाल में हुआ ये कि कहीं ना कहीं वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ गया। आपको क्या लगता है ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई होंगी वहां पर? जी, हर देश को आईना दिखाया है नेपाल के युवाओं को। लोगों को अपने आकलन करना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। नेपाल में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? जब सरकारें, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो तानाशाही की तरफ बढ़ती हैं, तो ऐसे काम होते हैं। जनता की आवाज को जब दबाया जाता है, युवाओं की आवाज को जब दबाया जाता है, उनके जनहित के जो मुद्दे हैं उनको दबाया जाता है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आक्रोश एक सीमा तक कंट्रोल में रह सकता है, जब वो सीमा पार हो जाती है तो वो आक्रोश किसी के काबू में और बस में नहीं रह पाता है। ऐसा ही नेपाल में हुआ। और मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ इसी तरह की परिस्थितियां हिंदुस्तान में भी हैं। यहाँ की वर्तमान सरकार जनता को अनदेखा कर रही है, खास तौर से युवाओं को अनदेखा कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और अनाप शनाप जो जनता का पैसा है वो अन्य चीजों पे खर्च किया जा रहा है। जो सही जगह पे किसान के और युवा के और गरीब के लिए खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है और मनमर्जी फैसले कर रही है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हो नेपाल की तर्ज पे कर रहे हो, कहीं नेपाल की तर्ज पे यहाँ भी हिंसा भड़की और युवा भड़के तो आपको भी कहीं इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। मैं ये मानता हूं, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं कि पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं इसके समर्थन में तो
मैं पूरी तरह से नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अति होती है तो विद्रोह उठता है और विद्रोह सामने आता है। और जिस तरह से नेपाल में आया, अभी भी समय है हमारी सरकार को सोचना चाहिए और जो गलत हिंदुस्तान में हो रहा है उसे रोककर, जनता की अनदेखी जो हो रही है उसे रोककर जनता के हितों की तरफ, युवाओं के हितों की तरफ, किसानों के, गरीबों के हित की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, एक सवाल आता है, वहां पर जब नेपाल की स्थितियां ऐसी बनी तो हमारे देश का मीडिया वहां पर पहुंचा, उसका आज लोग टैग लगा रहे हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब यह है कि जो सरकार से सवाल करने चाहिए वो वहां मीडिया में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कड़वे सवाल होते हैं, कोई या फिर जनता के हित के मुद्दों की बात होती है, बेरोजगारी हुई, इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए लेकिन नहीं होती। तो लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होकर उन्होंने ये दिया, इस तरीके का नाम टैग दिया मीडिया को। वहां जाने के बाद उसे भारी विरोध झेलना पड़ा। इसको लेकर हमारे देश की कहीं ना कहीं साख गिरी। हमारे देश का मीडिया था तो हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व है जहां देश का नाम आता है, लेकिन वहां उन्हें विरोध झेलना पड़ा। कई मीडिया कर्मियों के साथ में यहां तक की नौबत आ गई कि मारपीट होते होते बचे हो। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, मीडिया को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हो तो बुरा मत मानना आप, लेकिन जो हमारे देश की परिस्थिति है, सच में मीडिया एक लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, वो अपनी भूमिका सही रूप से नहीं निभा रहा जो उनको करना चाहिए। जी, आपने देखा है 14 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 साल हो गए बने हुए, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारा मीडिया उनसे कितनी बार सवाल करता है। जी, क्यों नहीं मीडिया इस बात को उठाता है कि सरकार की जवाबदेही जनता के साथ होती है, जनता का को जवाब सरकार को देना ही पड़ता है। जी, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मीडिया इस मामले में चुप रहता है। और जैसा कि जानकारी में आया है कि सारा मीडिया इनके दोस्तों ने मोटे तौर पे उस पे काबिज हो गए हैं, उस पे कब्जा कर लिया है। और जो भाषा और जो बात सरकार कहलवाना चाहती है मीडिया के मार्फत कहलाती है, मीडिया वो ही कहता है जो सरकार चाहती है। जी, सरकार से सवाल मीडिया नहीं करता है, और जो भाषा और जो बात सरकार कहलवाना चाहती है मीडिया के मार्फत कहलाती है, मीडिया वो ही कहता है जो सरकार चाहती है। जी, सरकार से सवाल मीडिया नहीं करता है। जो लोकतंत्र की भावना थी, जो मीडिया की जिम्मेदारी थी, जो एक उनकी जिम्मेदारी थी, वो पूरी नहीं कर पाए। जी, जैसे नेपाल में ये इस तरीके का उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है, तो इसमें सर आप कैसे देखते हैं कि भाई भारत में भी क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं और क्यों हुआ होगा? इस विषय में दो चीजें निकल कर आई। एक तो वहां की, हमारे भी यहाँ पर मीडिया में दिखाया गया कि सोशल मीडिया बैन कर दिया वहां की सरकार ने, जब ऐसा युवाओं में आक्रोश हो गया, जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत हमें यह देखने को मिली कि वहां की जो सत्ताधारी जो पार्टी थी, सरकार थी, उसका जो भ्रष्टाचार था वो अति चरम पर हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था वहां के। तो ये मेन मुद्दा था। तो इसको लेकर उसे मीडिया ने भी थोड़ा सा हटकर दिखाने की कोशिश की, फिर उसी विरोध का झेलना पड़ा। तो यहां पर भी क्या इस तरीके के हालात बन रहे हैं और युवाओं को रोजगार की बातें ऐसी नहीं हुई, इसको लेकर आक्रोशित हुए युवा, तो क्या ऐसी परिस्थितियां भारत में बन सकती? आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह का मीडिया ने प्रचार किया कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया नेपाल की सरकार ने, इसलिए ये विद्रोह हुआ। आप अगर देखें अखबारों से और जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसके जरिए आप देखें तो उस सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन नहीं लगाया था, कुछ प्रतिबंध लगाए थे। जिस तरह की घटनाएं सब जगह हो रही हैं, यहाँ भी हो रही हैं, अपने यहाँ भी हो रही हैं। आज आप देखिए कि व्हाट्सएप पे किस किस तरह के लोग मैसेज करते हैं और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं जी, कोई कुछ भी परोस देता है व्हाट्सएप पे, गलत और सही जी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसी तरह का प्रतिबंध के जो भी मीडिया से संबंधित वहां काम करेगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और वो रजिस्ट्रेशन करा के और सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनका
उनको मानेगा और उनके अनुसार काम करेगा। जी। असल बात वहां कुछ और थी। हम्म। ये तो एक मुद्दा बन गया सोशल मीडिया का। हम्म। असल बात आपने जो कही, हम्म। वहां की सरकार का जो कार्यकलाप था वो असली मुद्दा था, वहां का भ्रष्टाचार असली मुद्दा था, वहां जनहित की और जनता की जो अनदेखी हो रही थी वो असली मुद्दा था। जी। वहां के जो सरकार में बैठे लोग थे वो जिस तरह की अय्याशी कर रहे थे, जिस तरह के ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे, जैसा हिंदुस्तान में भी अपने को देखने को मिलता है कि दिन में कई बार कपड़े बदले जाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी बिताई जा रही है। तो असली मुद्दा वो भ्रष्टाचार का और वहाँ के सरकारी नुमाइंदों का जो क्रियाकलाप था वो असली मुद्दा था। भ्रष्टाचार असली मुद्दा था, जनता की अनदेखी असली मुद्दा था। असली मुद्दे ये थे और वो एक बहाना, एक वो जो बन गया सोशल मीडिया का, और उसने एक विस्फोट हो गया उसकी वजह से, और उसके वजह से एक बड़ा रूप ये नेपाल में देखने को मिला। और जो युवाओं की भागीदारी ज्यादा हुई उसका भी ये कारण रहा कि सोशल मीडिया के बैनर के नीचे वो युवा ज्यादा इकट्ठे। जी।